लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद देश के मुख्य चुनाव आयुक्त का एक बयान सामने आया था, जिस बयान में वे ईवीएम को लेकर कह रहे थे कि अब ईवीएम अगले चुनाव तक आराम करेगी, उसके बाद फिर उसे अगले चुनावों में गाली खाना है, फिर उसकी इज्जत उछाली जाने लगेगी। लेकिन ईवीएम की इज्जत को अगले चुनाव तक का इंतजार कहां करना पड़ा, उसकी इज्जत को एक बार फिर से उछाले जाने लगा है। और ये मामला शुरू हुआ है शनिवार से, जब ईवीएम पर सवाल खड़े करते हुए टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने कहा था कि ईवीएम उतनी विश्वसनीय नहीं है, जिसके बाद से देश के तमाम बड़े नेताओं के बयान आना शुरू हो गए हैं और एक बार फिर ईवीएम को लेकर तमाम प्रकार के सवाल उठने लगे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित, आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुक्त। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर बार बार क्यों ईवीएम पर इस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं और ईवीएम का वास्तविक इतिहास क्या है। लेकिन उससे पहले ये जानेंगे कि आखिर ईवीएम पर फिर से ये नया विवाद क्यों शुरू हुआ है। बता दें कि इस विवाद की शुरुआत शनिवार को हुई, जब टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि हमें ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए, इसमें हैक होने का जोखिम है, इसे इंसानों द्वारा या एआई द्वारा हैक किया जा सकता है। हालांकि यह रिस्क छोटा है मगर फिर भी बहुत ज्यादा है। दरअसल मस्क का मानना है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि इसे हैक किया जा सकता है। तो वहीं दूसरी ओर एलन मस्क का जवाब देते हुए भाजपा नेता चंद्रशेखर ने ईवीएम का बचाव करते हुए मस्क के ट्वीट का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि मस्क का नजरिया अमेरिका और अन्य स्थानों पर लागू हो सकता है, जहां वे इंटरनेट से जुड़ी वोटिंग मशीन बनाने के लिए रेगुलर कंप्यूट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर बार बार ईवीएम पर सवाल क्यों खड़े होते हैं और ईवीएम का इतिहास क्या है। दरअसल ईवीएम, जिसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, जिसे वजूद में आए हुए अब तक 4 दशक हो चुके हैं। बीते समय की कागजी मतपत्र प्रणाली की तुलना में ईवीएम वोटिंग और रिजल्ट की घोषणा करने में कम समय लगाता है। एक ईवीएम मशीन में लगभग 64 उम्मीदवारों के नाम दर्ज हो सकते हैं। वोटों को दर्ज करने की क्षमता की बात की जाए तो एक ईवीएम में लगभग 3840 वोटों को दर्ज किया जा सकता है। भारत में ईवीएम को बनाने का काम 2 सरकारी कंपनियों के पास है। ये कंपनियां हैं बेंगलुरु में स्थित भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL, और इसके अलावा हैदराबाद स्थित इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। जिस ईवीएम पर बार बार सवाल उठाए जाते हैं उस ईवीएम में 2 यूनिट होती हैं, एक कंट्रोल यूनिट और दूसरी बैलेट यूनिट। कंट्रोल यूनिट का कंट्रोल चुनाव अधिकारी के पास होता है और कंट्रोल यूनिट को चुनाव अधिकारी दबाता है। ये बटन दबाते ही बैलेट यूनिट एक्टिव हो जाती है और वोट डाला जाता है। वोट डालने के बाद बीप की आवाज सुनाई देती है, जिससे पता चलता है कि आपका वोट डल चुका है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग विश्व के कई देशों में है, लेकिन वहां इसके प्रति रुझान अलग अलग है। यूरोप और उत्तरी अमेरिका में कुछ देश ऐसे हैं जो पूरे तरीके से इस ईवीएम सिस्टम से अलग होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ एशिया, दक्षिण अमेरिका सहित कुछ देश ईवीएम में दिलचस्पी भी दिखा रहे हैं। अब बात करेंगे कि आखिरकार ईवीएम का उपयोग सबसे पहले कब हुआ था। ईवीएम का सबसे पहले उपयोग साल 1982 में किया गया था और इसका उपयोग केरल के परूर विधानसभा सीट के 50 मतदान केंद्रों पर वोटिंग करने के लिए ईवीएम का उपयोग किया गया था। लेकिन इस मशीन के इस्तेमाल को लेकर कोई कानून न होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उस चुनाव को सिरे से खारिज कर दिया था, जिसके बाद ईवीएम मशीन के इस्तेमाल पर चुनाव में रोक लग गई। फिर साल 1979 में संसद में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किया गया और चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल का प्रावधान किया गया। ईवीएम को भारतीय चुनाव में लाना रातों रात का खेल नहीं था, बल्कि इसके लिए एक लंबी प्रक्रिया चल रही थी। और जब देश में सबसे पहले ईवीएम का उपयोग किया जाना था या ईवीएम को लाने की चर्चा चल रही थी, उस वक्त देश में कांग्रेस की सरकार थी और खास तौर पर राजीव गांधी ईवीएम लाने के कट्टर समर्थक थे। ईवीएम के इस्तेमाल का अधिकार हासिल होने के बाद साल 1992 में विधि और न्याय मंत्रालय ने कानून के संशोधन में अधिसूचना जारी की और इसके बाद ईवीएम के उपयोग को लेकर आम सहमति साल 1998 में बन पाई। इस साल मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की 25 विधानसभा सीटों पर चुनाव कराए गए। फिर साल 1999 में 45 सीटों पर चुनाव हुए और इनमें भी ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। और इसके बाद साल 2000 के बाद देश के सभी लोकसभा, विधानसभा उपचुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल में बढ़ोतरी होनी
शुरू हो गई और फिर साल 2001 में तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी की सभी सीटों पर ईवीएम के माध्यम से ही चुनाव कराए गए। 2001 के बाद 3 लोकसभा और 110 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। अब बात करेंगे कि आखिर देश में ईवीएम के इस्तेमाल की आवश्यकता या जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल ईवीएम के इस्तेमाल के पहले जब देश में चुनाव होते थे तो चुनाव आयोग को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता था। ये समस्या होती थी बूथ कैप्चरिंग की। बूथ कैप्चरिंग जैसी समस्या साल 1957 के लोकसभा चुनाव में पैदा होने लग गई थी। एक के बाद एक कई घटनाएं सामने आने लगी, जिसमें बेगूसराय जिले के मटिहानी विधानसभा सीट के रचियाही इलाके में सबसे पहले बूथ कैप्चरिंग की घटना हुई। बूथ कैप्चरिंग शब्द साल 1970 और 1980 के दशक में अखबारों की हेडिंग बनना शुरू हो गया और इसी दौरान चुनाव में भाग लेने वाली राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों की संख्या में कई गुना इजाफा हुआ और इसके बाद उम्मीदवार भी धन और बल के जरिए चुनाव में विजय होने के लिए बूथ कैप्चरिंग का नया हथकंडा अपनाने लगे। केवल बूथ कैप्चरिंग ही ईवीएम लाने का एक बड़ा कारण नहीं था। दूसरा कारण यह भी था कि साल 1989 में जब भारतीय जनता पार्टी की 89 सीटें आई, तब राजीव गांधी ने बैलेट पेपर पर सवाल उठाए थे और उसके वीडियो इन दिनों भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। पिछले पार्लियामेंट में, लोकसभा में 86 सीट आई, उनकी 86 सीट जीतने की ताकत तो आज तक नहीं बनी। अब ये सब समस्याएं चुनाव आयोग की काफी बड़ी सिरदर्द बनकर सामने आने लगी थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने बूथ कैप्चरिंग की घटनाओं को रोकने के लिए और निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए धीरे धीरे चुनाव में ईवीएम की प्रक्रिया को लाने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया। और जब से ईवीएम आई है तब से ईवीएम पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। अभी वर्तमान में कांग्रेस पार्टी से लेकर तमाम विपक्षी दल ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में पहली बार ईवीएम पर सवाल खड़े किए गए। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी, जो कि अभी सत्तारूढ़ पार्टी भी है, इसके तत्कालीन नेता और तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने ईवीएम के जरिए चुनावों में धांधली के आरोप लगाए थे। वहीं अगले साल यानी कि साल 2010 में बीजेपी नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने भी मशीन पर सवाल खड़े किए। इस दौरान सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे थे। ईवीएम पर उठ रहे सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट मशीन के उपयोग करने की निर्देश दिए, जिसके बाद ईवीएम को लेकर कई राजनीतिक दल आपत्ति जता रहे थे। इन समस्याओं और शंकाओं को दूर करने के इरादे से चुनाव आयोग एक नई व्यवस्था लेकर आया, जिसे वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल कहा जाता है। आम बोलचाल में इसे वीवीपैट भी कहा जाता है और इसका इस्तेमाल साल 2013 के नागालैंड के विधानसभा चुनावों में सबसे पहले ट्रायल के तौर पर किया गया था, जिसके बाद अब इस मशीन का उपयोग ईवीएम के साथ साथ किए जाने लगा है। इस मशीन को ईवीएम से जोड़ा गया यह एक ऐसा सिस्टम है जिससे वोटर यह देख सकते हैं कि उनका वोट सही जगह और सही उम्मीदवार को पड़ा है या नहीं। ईवीएम की बैलेट यूनिट पर नीला बटन दबाते ही बगल में रखी वीवीपैट मशीन में उम्मीदवार के नाम, क्रम और चुनाव चिन्ह वाली एक पर्ची छपती है। 7 सेकंड के लिए यह वीवीपैट मशीन में एक छोटे से पारदर्शी हिस्से में नजर आती है और फिर सील बंद बक्से में गिर जाती है। एक तरफ जहां भारत में लगातार ईवीएम मशीन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया के ऐसे 10 से भी अधिक देश हैं जहां पर ईवीएम मशीन के माध्यम से ही वोटिंग की जाती है और इस वोटिंग पर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया जाता। इन देशों में बेल्जियम, वेनेजुएला, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, मालदीव सहित कई अन्य देश भी शामिल हैं। हालांकि इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों में ईवीएम के उपयोग पर अब भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन सब सवालों के जवाबों के बाद अब आप समझ गए होंगे कि देश में भले ही ईवीएम के माध्यम से चुनाव किए जाएं या फिर बैलेट पेपर से, हर चुनावी प्रक्रिया के बाद जो दल हारता है वो कहीं ना कहीं चुनावी प्रक्रिया पर धांधली और चुनावी प्रक्रिया पर कड़े सवाल उठाता है। उसी के तहत देश में एक बार फिर से ईवीएम पर जंग शुरू हो चुकी है। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करना ना भूलें। इसके अलावा आप आयुक्त के फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना ना भूलें। आप आयुक्त को अब तक सब्सक्राइब ना किए हो तो सबसे पहले अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साथ आप भी आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।